हेलो एंड वेलकम वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों, इजी लर्न के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मनीष श्रवण आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आज से क्लास 9th की केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का जो चैप्टर होगा दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमने लिखा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोज टाइप ऑफ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो हेडिंग को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा दो तीन चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक तो सबसे पहला मैटर और उसके बाद सराउंडिंग। तो क्या होता है मैटर और क्या होता है सराउंडिंग, समझिए पहले इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट द डेफिनेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों, हम लोग मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और सेकेंड थिंग इज दैट हैविंग मास, उसके पास मास होना चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज दैट ऑफर रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। यानी एक बार फिर से हम लोग कंक्लूड करते हैं इन चीज़ों को। मैटर क्या होगा? वो सारा चीज़ जिसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करने का पावर होगा, जिसके पास मास होगा और जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, हम उसको मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये मार्कर पेन है, जब मैं इसको कहीं पर रखता हूँ तो उस जगह पर वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेम उसी प्लेस पे अगर मैं दूसरे मार्कर पेन को रखना चाहूँगा, नहीं रखाएगा। वी हैव टू फर्स्ट एम्प्टी दैट स्पेस। पहले हमको यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई स्पेस छेके, उसके पास कोई मास हो, वो कोई रेसिस्टेंस ऑफर करे, दैट मीन्स कि वो क्या चीज़ है? वो हमारा मैटर है। अगली बात बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अपने आसपास में आप देखिए, आपके हाथ में एक कलम होगा, कॉपी होगा, बैग होगा, आप फ़ोन होगा एक, आप अभी जिस फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सारी ही चीज़ें एग्जाम्पल्स हो गए किसके? मैटर के। नेक्स्ट बच्चों, हम लोगों को देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ना है हमको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। बच्चों, जब हम लोगों ने देखा मैटर होता क्या है, अब जानते हैं मैटर के पास क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, प्रॉपर्टीज होता है। तो उसमें सबसे जो पहला बात है वो ये कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई इतना बड़ा मैटर है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होगा। इट मीन्स जब हम इसको डिवाइड करने लगेंगे तो ये हर बारी छोटे छोटे चीज़ों में टूटता जाएगा। हम इसको बार बार डिवाइड करेंगे। सपोज करो हमारे पास ये एक ए नाम का ऑब्जेक्ट है, मैटर है, हम इसको डिवाइड किए और हर बार इसके हाफ वाले पोर्शन को फेंक देते हैं। ये जो हाफ बचा उसको फिर से डिवाइड करो, अगेन हाफ बचा उसको फिर से डिवाइड करो। सपोज करो पहले इतना बड़ा मैटर था, हमने इसको डिवाइड करा और बाकी हाफ वाले पोर्शन को हम हटा दे रहे हैं। फिर से मैंने इसको डिवाइड करा और फिर से हाफ वाले पोर्शन को हटा दे रहे हैं, फिर से डिवाइड कर रहे हैं, फिर से हाफ पोर्शन को हटा रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी मैटर को हम डिवाइड करते जाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक डिवाइड होता जाएगा और तब तक डिवाइड होगा जब तक कि उसको एक फंडामेंटल पार्टिकल ना मिल जाए, जिसको बाद में डेमोक्रिटस साहब ने कहा था एटम, और डाल्टन साहब ने उसको बढ़िया से डिस्क्राइब करा था। यानी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी मैटर्स होते हैं वो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी मैटर, आपके पास कोई भी मैटर है, वो सारे ही सारे क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होंगे। समझ में आ रही है बात? अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो अपने घर में पड़े हुए किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठाओ, वहां से पटक दो, वो फूट जाएगा, छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, है ना। अब उसके बाद जो होगा वो, चलिए नन ऑफ योर कंसर्न, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात बच्चों, मैटर्स का जो पार्टिकल्स होता है, मैटर्स के अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एक सर्टेन स्पेस होता है। जैसे कि हमने कहा, सपोज करिए ये हमारा एक मैटर का ब्लॉक है और उसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो इन पार्टिकल्स के बीच में, इन पार्टिकल, सपोज करो यहाँ एक पार्टिकल है ए नाम का और यहाँ एक पार्टिकल है बी नाम का। इन पार्टिकल्स के बीच में देयर मस्ट बी सम इंट्रामोलेकुलर स्पेस। यहाँ पर क्या होगा? कुछ ना कुछ इंट्रामोलेकुलर स्पेस होगा। ये बात आपको ध्यान देना है। तीसरी बात बच्चों, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर के, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिंग ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं इस ऑब्जेक्ट को तोड़ना चाह रहा हूँ, क्या ये इजीली टूट जा रहा है? नहीं ना। कारण क्या है? इसके पास जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को टाइटली बॉन्ड से, टाइटली कॉम्पैक्ट पैकिंग से, एक अट्रैक्टिव फोर्स के साथ उसको बॉन्ड किए हुए हैं, बांधे हुए हैं, वो उसको अलग नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब जो भी मैटर्स होता है, सबसे पहली बात उसमें पार्टिकल्स होंगे, दूसरी बात इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, तीसरी बात ये पार्टिकल्स एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। चौथी बात बच्चों,
यहाँ जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पढ़ रहे हो ये मैटर टू मैटर वेरी करेगा। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सारे मैटर में सेम हो, जरूरी नहीं है स्पेसेस बिटवीन देम सेम हो, जरूरी नहीं है कि अट्रैक्टिंग फोर्स सेम हो। अगर मेरे पास इतना बड़ा एक आयरन का रॉड है और उतना ही बड़ा मेरे पास एक सोडियम का रॉड है, तो ज़रूरी नहीं है ये दोनों का जो स्ट्रेंथ है जब आप इसको ब्रेक करोगे नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं आइस के क्यूब का और वहीं हम बात करते हैं आयरन के क्यूब का, तो आयरन के क्यूब के केस में पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, कॉम्पैक्ट पैकिंग होता है। लेकिन जब आइस के क्यूब का हम बात करेंगे तो यहाँ एक सफिशिएंट इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता है। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है या फिर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये मैटर टू मैटर वेरी करेगा। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, समझ में आना चाहिए ये सारा चीज़। अगली बात बच्चों, मूविंग कंटिन्यूअसली। हम लोग अभी सारा चर्चा किस पे कर रहे हैं? इन पार्टिकल्स पे कर रहे हैं। तो ये जो हमारा पार्टिकल्स है ना, ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट शो करता है और ये मूवमेंट भी मैटर टू मैटर वेरी करता है। अगर मैटर गैसियस स्टेट में है तो मूवमेंट ज़्यादा होगा। मम्मी किचन में खाना बनाते हुए रहती है और हमको यहाँ तक पता चल जाता है, तो वहाँ क्या होता है, फूड का पार्टिकल एयर के पार्टिकल में मिक्सअप होकर के वो हमारे तक पहुँचता है, बोलते हैं इसको डिफ्यूजन, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वैसे ही जो ये पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, और इनका जो मूवमेंट है वो भी मैटर टू मैटर वेरी करता है। तो इन सारे ही चीज़ों को नोट डाउन करिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग देखेंगे मैटर के बारे में। सबसे पहली बात देखो, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है मास। बच्चों आप दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज करते हो। हम लोग मास और वेट इन दोनों को सेम मान लेते हैं, जबकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा का क्या है, डिफरेंस है ना। मास एक अलग चीज़ होता है और वेट एक अलग चीज़ होता है। सर थोड़ा सा और बढ़िया से बताइए, क्या होता है मास, क्या होता है वेट? देखो समझिए आप, जब हम लोग बात करते हैं मास का, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ मैटर। समझ में आया ये बात? समझो, अगर हमारे पास एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मैं तुमसे मास पूछ रहा हूँ, इसका मतलब है मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना ज़्यादा जो पार्टिकल्स का अमाउंट है वो कितना है। समझ में आ रही है बात? यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इज नोन एज मास, इट्स मास, जो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये मार्कर पेन मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, इसी मार्कर पेन को मैं कहीं और ले जा करके यूज़ करूँगा, तो जो नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर हैं वो चेंज होंगे क्या? नहीं होंगे। मतलब मास जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन जब हम वेट के बारे में बात करते हैं वहाँ बहुत डिफरेंस आ जाता है। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं वेट, तो वेट में क्या हो रहा है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी देखिए आप ध्यान से समझिए, आपके पूरे यूनिवर्स में जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, जितना भी मून है, जितना भी प्लैनेट है, कोई भी चीज़ है जिसके पास भी मास है, उसके पास एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है। एग्री करते हो इस बात से? 9th में पढ़े थे ना? हाँ बिल्कुल, फिजिक्स में हम लोग पढ़े हुए होते हैं इसको। तो वो एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन का जो फोर्स, समझिए अब अगर मैंने इस एक ऑब्जेक्ट को धरती पे रखा, अर्थ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका एक सर्टेन मास है m और धरती का ग्रेविटी मान लो g1 है ना। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? आप सपोज करिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, और ये अर्थ पे रखा हुआ है, और जब ये अर्थ पे रखा हुआ है तो इस पे अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, दैट इज g। और तब अगर हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे इस ऑब्जेक्ट का, तो वो वेट आएगा मास इनटू ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही है बात? और अगर इसी ऑब्जेक्ट का वेट मैं मून पे जाके निकालूं, मैं किसी अदर प्लैनेट पे जुपिटर पे जाके निकालूं, तब क्या हो जाएगा, सेम ऑब्जेक्ट का वेट, वहां पर आप मास तो सेम रहेगा, लेकिन वहां जो ग्रेविटेशन यूज करेंगे वो जुपिटर का यूज करेंगे, और यहाँ हमने जो ग्रेविटेशन यूज करा है वो अर्थ का यूज करा है। तो ड्यू टू दीज चेंजेस जो ओवरऑल वेट है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रही है बात?
एक न्यूमेरिकल बना करके देखते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई 1 kg का मास है, जो जब जुपिटर पे था तो वो वहाँ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यूज़ किया, और जब अर्थ पे था तो वहाँ का ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन यूज़ किया। तो इन दोनों ही केसेस में जो अमाउंट होगा वेट का वो क्या हो जाएगा, जो आंसर होगा वो आपका वेरी कर जाएगा। मतलब कहने का ये, हम लोग जो मेज़र करते हैं अर्थ पे वो हमारा वेट मेजर होता है, ना कि मास। यानी अगर आप 60 किलो के हो, 70 किलो के हो, 80 किलो के हो, तो वो तुम्हारा वेट है, ना कि तुम्हारा मास है। अगर हम एक्चुअल बॉडी का मास कैलकुलेट करें तो आपका जितना वेट है, सपोज करो तुम 60 केजी के हो, तो उस 60 केजी को आप डिवाइड लगाओ यहाँ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, जो कि होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी ऐसे करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा वो एक्चुअल मास आएगा। समझ में आ रही है बात? जो बहुत कम होगा, जो बहुत ही कम होगा। अगर कोई 10 केजी का ऑब्जेक्ट है और वो धरती के ऊपर में है तो उसका वेट यहाँ पर कितना हो रहा है, 10 इंटू 9.8, दैट इज 98 केजी। और यही ऑब्जेक्ट, यही 10 केजी का ऑब्जेक्ट जब मून पर होता है तो वहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 होता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा 9.8/6, यानी उसका पूरा वेट 98 ना हो करके 98/6 केजी होगा। यानी कल को अगर तुमसे कोई बोले कि तुम बहुत मोटा है तो कहना है कि मैं मोटा नहीं हूँ, बस तुम मेरा मास जो देख रहे हो, मेरा वेट जो देख रहे हो वो धरती पे देख रहे हो। चलो चल के दिखाते हैं कहाँ पर, मून पे। वहाँ क्या हो जाएगा, आपका वेट कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, अच्छी लगी। फटाफट इन चीज़ों को नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट करिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है मैटर का कुछ फैक्ट जो हम लोग अभी देख रहे थे। उसी में एक और चीज़ क्या है, इनर्शिया। क्या होता है बताइए, बताइए फटाफट, क्या होता है ये? न्यूटन साहब जाते जाते बहुत सारा चीज़ हमको दे गए, जिसमें ये भी एक चीज़ है। क्या है ये? इनर्शिया ऑफ मैटर। ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं इनर्शिया को लेकर के तो याद आता है हमको न्यूटन साहब का एक वो लॉ, जो वो कहते थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर है तो उसके पास मास है और वो एक स्टेट में है। हो सकता है उसका स्टेट रेस्ट का हो सकता है उसका स्टेट मोशन का हो। तो जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में है, वो इसका एक स्टेट होता है, और वो उस ऑब्जेक्ट, उस स्टेट को मेंशन करने के लिए हमेशा ही कोशिश करता है, उसी स्टेट में रहना चाहता है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। और ये जो प्रॉपर्टी है वही कहलाता है क्या, मैटर का इनर्शिया का प्रॉपर्टी। अब ये वेट और मास से कैसे रिलेटेड है, तो किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वेट होगा, किसी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा वेट होगा, जितना ज़्यादा मास होगा, वो ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा इनर्शिया एक्सर्ट करेगा। अगर यहाँ पर कोई छोटा सा बुक रखा हुआ है, हम उसको यहाँ से शिफ्ट करना चाहेंगे, हम आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्का है। लेकिन अगर यहाँ एक बहुत बड़ा माउंटेन है, पहाड़ है, हम उसको शिफ्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। ये बात आपको याद रखना है बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो ये मैटर को लेकर के, मैटर के बारे में जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो ये कि ये मैटर बनते कैसे हैं। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, मैटर होता क्या है, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मैटर्स बनते कैसे हैं। ये मैटर बनते कैसे हैं, एक बात समझिए आप। आज से पहले पुराने ज़माने में जो लोग कहते थे कि मैटर जो बनता है वो पंच तत्वों से मिलकर बनता है, और उन पंच तत्वों में जो हमारे पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि होते थे वो कहते थे कि दुनिया का हर एक चीज़, इस ब्रह्मांड का हर एक चीज़ पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और उन पंच तत्वों का वो नाम बताते थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति का मतलब आपका धरती, जल मतलब वाटर पानी, क्षिति जल पावक, पावक का मतलब अग्नि, गगन मतलब पूरा आकाश हवा, और समीर, समीर मतलब हवा। तो उनका कहना होता था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन्हीं 4-5 चीज़ों से मिल करके दुनिया का हर एक चीज़ बना हुआ है। लेकिन हमारा जो आज का साइंस है, आज का केमिस्ट्री है, वो कहता है कि इन पांचों में से एक भी चीज़ एलिमेंट नहीं है, एक भी चीज़ तत्व नहीं है। यानी फिर से समझिए आप, हमने कहा हमारे जो पुराने साइंटिस्ट थे, यानी हमारे जो पुराने ऋषि मुनि लोग थे, वो कहते थे कि दुनिया का हर एक चीज़, दुनिया का हर एक चीज़ वो सब का सब
दुनिया का हर एक चीज, सभी चीज जो भी है दुनिया में, वो सब इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। और ये पंच तत्व क्या क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। लेकिन आज के डेट में हम जो आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें इन पांचों में से कोई भी एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट कौन से होते हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उसमें कहीं पे तुमको नाम आ रहा है एयर का या फिर वाटर का या फिर अर्थ का? ये सब नहीं है। समझ में आ रही है बातें? यानी आज के डेट में हम लोग ऐसा बोलेंगे, जो भी चीज़ मिलकर बने हुए होते हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बने हुए रहते हैं। ठीक है ना? इस बात को आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको याद रखने हैं चैप्टर में। एक्चुअल चैप्टर में इन करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको समझना है, जिसको हम लोग यूज़ करेंगे अपने थ्रू आउट दिस चैप्टर में। हर बार मैं इन चीज़ों को नहीं बताऊंगा, बस यूज़ करते हुए चलेंगे कि यहाँ डिफ्यूज़न कम है, यहाँ डिफ्यूज़न ज़्यादा है। एक्चुअल डिफ्यूज़न होता क्या है वो बस एक बार समझ लो। देखो बच्चों, डिफ्यूज़न हम लोग बोलते हैं इट इज़ द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स बाय देयर ओन। इसका क्या मतलब हुआ सर? सपोज करिए मेरे पास एक इतना बड़ा कंटेनर है। क्या है? एक इतना बड़ा कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर में यहाँ देखो बना हुआ है, यहाँ एक कंटेनर आपको दिखाई दे रहा है। इस कंटेनर के अंदर में इस तरफ कोई एक सबस्टांस है ए और इस तरफ कोई एक सबस्टांस है बी। यहाँ ये जो सबस्टांस है, सपोज करिए कोई ए नाम का गैसेज से भरा हुआ है इसके अंदर में, और फिर दूसरी तरफ यहाँ जो सबस्टांस है वो बी नाम का कोई गैस भरा हुआ है। हम लोग एक काम करते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। बीच में एक पार्टीशन है और यहाँ जो सबस्टांस है वो कैसा सबस्टांस है? वो बी सबस्टांस है। अब देखो आप होगा क्या यहाँ पर, अगर आप इसको अलाउ कर दोगे, बीच के पार्टीशन को हटा दोगे, तो यहाँ क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं उनका इंटरमिक्सिंग होगा। कुछ पार्टिकल्स ए में से निकल कर बी में जाएंगे और कुछ पार्टिकल्स बी में से निकल कर के ए में आएंगे बाय देयर ओन। तो यहाँ जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है बाय देयर ओन, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। सपोज करिए घर में एयर पूरा भरा हुआ था और वहाँ आपने एक परफ्यूम का स्प्रे करा, तो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स थे, जो गैसेस थे उसके अंदर में, वो एयर के साथ क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो इस तरह की चीज़ें कहलाती हैं क्या? डिफ्यूजन। हाँ, यहाँ एक बात आप याद रखो, सर यहाँ पर कोई रूल है क्या कौन किस में मिलेगा? इसका बस एक ही रूल है, यहाँ पर आपको चेक करना है कॉन्सेंट्रेशन। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो जब तक कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस नहीं होगा ये इंटरमिक्सिंग नहीं होगा। और जब कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट करोगे तुम, तब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेकर के लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या होता है? मूवमेंट होता है गैसेस का। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो ये था हमारा क्या? डिफ्यूजन। चलिए इसके बाद देखते हैं फिर, ये जो डिफ्यूजन है ये अलग अलग मैटर के स्टेट्स में अलग अलग तरीके से होता है। क्या मतलब हुआ सर इसका? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफ्यूजन गैसेस, लिक्विड और सॉलिड को लेकर के। एक बात बताओ, डिफ्यूजन होता क्या था? इंटरमिक्सिंग। और मिक्सिंग उतना बेहतर होगा जितना इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होगा। फिर से समझो, यहाँ पर हम गैस को ले रहे हैं, उसके नीचे जस्ट यहाँ पर हम सॉलिड लिक्विड को ले रहे हैं। यह है हमारा गैस, यह है हमारा लिक्विड और यह है हमारा सॉलिड। एक बेसिक डिफरेंस क्या है इन तीनों में? इन तीनों ही में एक सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इनके पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंटली हुआ है। गैस के केस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रिलैक्स होकर के प्लेस्ड हैं, लिक्विड के केस में यही पार्टिकल्स थोड़े से नज़दीक हैं, और गैस में तो पूछो ही मत, एकदम कॉम्पैक्ट पैकिंग है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस ना के बराबर, फोर्स बहुत ज़्यादा। तो इस तरह का अरेंजमेंट है। तो आप खुद सोचिए इंटरमिक्सिंग किस में पॉसिबल है? गैस में ज़्यादा इजीली होगा या लिक्विड में या सॉलिड में? जहाँ स्पेस ज़्यादा है वहाँ मिक्सिंग आसान होगा। यानी अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूज़न का, यहाँ डिफ्यूज़न लिखा हुआ है, आप यहाँ पर लगा लोगे आगे में रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूज़न का बात करेंगे तो वो गैस में सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड में और फिर सॉलिड में। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो नोट डाउन करो, आगे बढ़ो। दूसरी बात, अगर हम सेम मैटर की बात करें, यहाँ क्या हो रहा है? मैटर डिफरेंट हो रहा है। एक बार मैंने लिया गैस, एक बार लिया लिक्विड और एक बार लिया सॉलिड। तब हमने कहा कि गैसेस में सर ज़्यादा होंगे, लिक्विड में थोड़े से कम होंगे और सॉलिड में तो बहुत कम होंगे। लेकिन अगर हम किसी सेम मैटर के अंदर में बात करें, मतलब गैस, डिफरेंट टाइप के गैस नहीं देखें और तब देखते हैं कि डिफ्यूज़न
डिपेंड करता है क्या किसी फैक्टर्स पे, बढ़ता है क्या, घटता है क्या हम डिफ्यूजन को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन। हेडिंग लगाइए रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन। चलो एक काम करो, कोई एक सबस्टांस ए ले लो, ये उसका पहले का अरेंजमेंट है, ये उसका पहले का अरेंजमेंट है, दिख रहा है आप लोगों को? ये जो हम बना रहे हैं वो दिख पा रहा है? ये आपका पहले का अरेंजमेंट है। इस पहले वाले अरेंजमेंट में आप देखो पार्टिकल्स का लोकेशन ऐसा है। अब हम इसमें किसी डिफरेंट दूसरे पार्टिकल्स को मिक्स करना चाह रहे हैं, तो ऐसा आप क्या कर लोगे कि डिफ्यूजन, देखो अभी तो कुछ मत करो, नॉर्मल स्टेट में रहने दो और तब बताओ डिफ्यूजन क्या है। तो सपोज करो यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिफ्यूजन हो रहा है कि एक सर्टेन रेट से डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन फिर हमको डिफ्यूजन को बढ़ाना है या घटाना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं? आपके पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अप्लाई करके आप चाहो तो किसी मैटर का डिफ्यूजन बढ़ा या घटा सकते हो? तो जो सबसे पहली बात इसमें होगी वो क्या होगी? टेम्परेचर। क्या होगा वो? टेम्परेचर। देखो आखिर ऐसा क्या होता है कि टेम्परेचर ऐड कर देने से या सब्सट्रैक्ट कर लेने से डिफ्यूजन पे अंतर पड़ता है? समझिए आप, डिफ्यूजन डायरेक्टली रिलेट करता है इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस से। स्पेस जितना ज़्यादा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा, उतना बढ़िया। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीटअप करेंगे, उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? उनके पार्टिकल्स के पास एक एनर्जी आएगी और उसी एनर्जी में से एक और एनर्जी एक फ्रैक्शन में आएगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से इन पार्टिकल्स के पास एक मूवमेंट आ जाएगा, बिकॉज इसका जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। समझ में आ रही है बात? तो जब आप ke बढ़ाओगे तो ये पूरा पोर्शन बढ़ेगा, हाफ mv², जिसमें से हाफ कांस्टेंट, जिसमें से मास कांस्टेंट, मतलब अल्टीमेटली ke को बढ़ाने में किसका योगदान है? v का, वेलोसिटी का। समझ में आ रही है बात? तो जब कहीं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वहाँ इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू होंगे और दूर हो करके फाइनली बहुत दूर दूर चले जाएंगे, यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस इनका बढ़ जाएगा और तब डिफ्यूजन आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब हम डिफ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे? उसको हीटअप करके। अगर हम उसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखिए। आपने घर में देखा होगा या फिर जहाँ पर जलेबी वगैरह बनता है वहाँ आपने देखा होगा चाशनी का यूज़ करते हैं वो लोग। तो आप एक बात बताओ, मैंने एक ग्लास वाटर लिया और सपोज करो कि इसमें मैंने 5 चम्मच मैंने इसमें चीनी मिलाया, और ऐसा करने से ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। मतलब वाटर के बीच में जितना इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस था वो फिलअप हो गया है। मतलब अब इसमें ज़्यादा और ज़्यादा चीनी आप नहीं मिला सकते हो, लेकिन मेरा मन है इसको और मीठा करना, इसमें और चीनी मिलाना। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप जस्ट इसको क्या कर दो? गर्म कर दो। आप जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा? इसके बीच के इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेंगे और तब उसमें और एक्स्ट्रा चीनी ऐड आप कर पाओगे। तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो मोर डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आया आपको? सुपर सैचुरेटेड रहेगा वो। ठीक है, यानी फाइनली हमको लिखना ये है कि जहाँ भी हम लोग यूज़ करेंगे टेम्परेचर को, तो वो हमारे डिफ्यूजन के साथ कैसे रिलेट करेगा? डायरेक्टली। कैसे रिलेट करेगा? डायरेक्टली। यहाँ एक बात समझिए पहले, जो रिलेशन होता है बच्चों वो दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन और एक होता है इनवर्स रिलेशन। क्या क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनवर्स। नोट करिए, जहाँ जहाँ चीज़ें आपको लगी कि नोट करनी चाहिए फटाफट से उसको नोट कर लो, और जो डाउट्स क्रिएट हो रहा है उसको एक अलग पेज पे लिख के रखो। हम लोग जब डाउट सेशन लेंगे तो उसमें आपके सारे डाउट्स को कवर कर लिया जाएगा। चलो, कहाँ थे हम लोग? डिफ्यूजन वगैरह को। हाँ देखिए बच्चों, जो रिलेशन होता है हमारा वो दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट। कैसा होता है? डायरेक्ट। जैसे सपोज करो मैंने कहा कि कोई चीज़ ए डायरेक्ट रिलेटेड है बी से। इसका मतलब हुआ जैसा चेंज आप ए के अंदर में लाओगे वैसा ही चेंज बी के अंदर में आएगा। क्या मतलब सर? सपोज करिए हम ए को बढ़ा रहे हैं तो बी भी बढ़ेगा, ए को घटा रहे हैं बी भी घटेगा। कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप लोग बाइक चलाते हो तो बाइक में हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेलरेटर। आप उसमें जितना ज़्यादा एक्सेलरेटर दोगे उसका वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली। मतलब
एक्सेलरेशन अगर ज़्यादा दोगे तो वेलोसिटी क्या होगा बाइक का, ज़्यादा हो जाएगा। यानी ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा वेलोसिटी, कम एक्सेलरेशन कम वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? दूसरा एग्जांपल ले लो एक। आपको एग्जाम में जितने मार्क्स मिलते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके घर में मिलने वाला आपके मम्मी और पापा के प्यार से। आपको जो घर में मिलता है प्यार, उससे आपका मार्क्स डायरेक्टली रिलेटेड है। यानी मार्क्स ज़्यादा लेकर के आओ, बहुत ज़्यादा मानदान होगा, मार्क्स कम लेकर के आओ, जूता चप्पल सब पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं। और एक दूसरा जो होता है रिलेशन, वो होता है इनवर्स रिलेशन। क्या होता है? इनवर्स रिलेशन। यहाँ हम लोग चीज़ों को ऐसे दिखाते हैं, सपोज करिए ये कोई चीज़ ए है और ये बी है, तो यहाँ जो रिलेशन होगा वो इनवर्स का होगा, 1 होगा। इसका मतलब अगर ए बढ़ रहा है तो बी घटेगा, और अगर बी घट रहा है तो ए बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? ए बढ़ रहा है तो बी घटेगा और ए घट रहा है तो बी बढ़ेगा, दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बाइक यूज़ करते हैं, यहाँ अगर आपको दिख नहीं रहा होगा मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, समझिए। हम देखते हैं ब्रेक। आप बाइक में जब ब्रेक लगाते हो तो बताइए वेलोसिटी के साथ क्या होता है? आप जब ब्रेक जितना कस के मारते हो वेलोसिटी उतना ही ज़्यादा कम होता है। यानी यहाँ जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। आप एक को बढ़ा रहे हो तो ये घट रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। चलिए, उसके बाद आप जितना ज़्यादा ब्रेक लगाओगे वेलोसिटी उतना कम होगा, तो ये रिलेशन हो गया इनवर्स का। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने कौन सा लिया था? हाँ, मार्क्स और लव का। तो यहाँ आप ले लो बदमाशी। आप जितना ज़्यादा शैतानी करोगे, आप जितना ज़्यादा शैतानी करोगे, आपका जो मिलने वाला लव है वो उतना कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब शैतानी ज़्यादा करो लव कम मिलेगा, शैतानी कम करो लव ज़्यादा मिलेगा घर में। तो यहाँ जो ये रिलेशन है ना, वो क्या चीज़ है? ये इनवर्स का था और ये डायरेक्ट का था। समझ में आ रही है बात? अब आओ अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली। इसका मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफ्यूजन। यानी ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा डिफ्यूजन, लेस टेम्परेचर लेस डिफ्यूजन। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक दूसरा फैक्टर भी था डिफ्यूजन के डिपेंड करने का, वो था हमारा डेंसिटी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, वो क्या था हमारा? डेंसिटी। एक तो टेम्परेचर हो गया और एक दूसरा क्या हो गया? डेंसिटी। सर डेंसिटी से कैसे रिलेट करेगा, समझाइए थोड़ा। देखो बच्चों, डेंसिटी होता क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। अगर किसी ऑब्जेक्ट में, ध्यान दो यहाँ पर, अगर कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है और एक और दूसरा इतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम। लेकिन अगर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 लाख और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 50 लाख, तो इसमें सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। यानी जब इसका तुम डेंसिटी निकालोगे, यहाँ सपोज करो ये d2 और ये d1, डेंसिटी का वॉल्यूम फॉर्मूला लगाओ m/v, यहाँ लगाओ फॉर्मूला m/v। दोनों जगह पर मैंने v इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम तो इसका मास कम, यानी m1 कम होगा m2 से, है या ना? अब देखो एक बात, एक नॉर्मल कैलकुलेशन करो यहाँ पर। ये दोनों एक फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर दोनों जगह सेम है, यानी पूरा का पूरा वैल्यू डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पे, और न्यूमरेटर m1 का क्या है? कम है, यानी ये पूरा वैल्यू d1 का कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी आप देखो इसका डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया। किससे? d2 से। समझ में आ रही है बात? उतना ही जगह दोनों के पास है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने की वजह से डेंसिटी कम हो गया। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, इसका मतलब कि वो सारे पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ज़्यादा दूर दूर हैं, ज़्यादा इंट्रामोलिकुलर स्पेस है। यानी कल से आप एक बात एकदम याद कर लो, डेंसिटी अगर कम है वॉल्यूम सेम होने के बाद भी, तो इसका मतलब कि वहाँ इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है ना? बिल्कुल। तो अब अगर किसी पार्टिकल का डेंसिटी कम है, इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है, और जब इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज़्यादा है यानी वहाँ पर डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जब डेंसिटी कम है तब डिफ्यूजन ज़्यादा हो रहा था, और जब डेंसिटी ज़्यादा है तब डिफ्यूजन कम हो रहा था। तो ये जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्स का। यानी आपको याद ये रखना है कि हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, कैसे करेगा? डायरेक्टली करेगा। और उसके बाद करेगा डेंसिटी पे, कैसे करेगा? इनवर्सली करेगा।
आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, याद भी हो रही हैं। यू ऑल आर एंजॉइंग। जो डाउट्स आपको आ रहा है ना, आप उसको एक ब्लैंक पेपर पे लिख करके रखा करिए और हम लोग सारे डाउट्स को एक दिन क्लियर कर लेंगे। चलिए, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा हाँ, कुछ और चीज़ है जो देख लो फटाफट से। सबसे पहला है इंट्रामोलिकुलर फोर्स, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। क्या लिखा हुआ है? इंट्रामोलिकुलर फोर्स, ये हमको देखना है। फिर सेकंड हमको देखना है इंट्रामोलिकुलर स्पेस। फिर हमको देखना है इन दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं वो। आप एक बात समझो, आप एक बात समझिए कि इंट्रामोलिकुलर स्पेस बोलते किसको हैं। ये देखो हमारा कोई मैटर और ये इसके अंदर का पार्टिकल या मॉलिक्यूल, इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। और इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखिए। जहां आपने लिखा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, वहां लिखो इट इज द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और इंट्रामोलिकुलर स्पेस जहां पर लिखा हुआ है वहां पर लिखो इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, या फिर इट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पर ध्यान दो, इस मैटर के ऑब्जेक्ट ये पॉइंट ए है और ये पार्टिकल बी है, तो इनके बीच में एक सर्टेन फोर्स काम कर रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। सेम वे में यहाँ वही एक मैटर है जिसमें एक पार्टिकल यहाँ ए है और यहाँ एक पार्टिकल बी है, तो इनके बीच का जो स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। समझ में आ रही है आपको बातें? अब एक बात बताओ, देखो बहुत पहले हमको पता चला था ये चीज़, न्यूटन साहब ने बताया था कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, अगर उसके पास मास है तो वो एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो वही चीज़ आप यहाँ अप्लाई करो। यहाँ देखो दो अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स। दूसरी बात, इनके बीच में कुछ सर्टेन स्पेस होगा, बहुत कम होगा लेकिन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब एक बात देखिए, ये जो फोर्स है ना वो डिपेंड करता है किस पे? इन ऑब्जेक्ट्स के मास पे डायरेक्टली और इनके बीच के डिस्टेंस पे यूनिवर्सली, इनके बीच के डिस्टेंस पे इनवर्सली। समझ में आ रही है आपको बात? यानी अगर इसके बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। यानी एक बात हमको पता चला कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर स्पेस में जो रिलेशन है वो कैसा है? इनवर्स का। मतलब अगर एक ज़्यादा होगा, देखो ये होना भी चाहिए, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है तो ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बाउंड के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने की वजह से इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाता है। यानी इन दोनों ही में रिलेशन कैसा कैसा होगा? इनवर्स का होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है IMF इंट्रामोलिकुलर फोर्स 1 इंट्रामोलिकुलर स्पेस, मतलब ये कैसा है? इनवर्सली रिलेटेड है यहाँ पर। चलिए, समझ में आई आपको ये सारी चीज़ें? नोट करिए फटाफट। इसके बाद आपको पढ़ना है, अभी हम लोग अपने एक्चुअल चैप्टर में इन करेंगे। जो भी बेसिक डेफिनेशंस था, जो भी छोटे छोटे फैक्ट्स थे, टर्म्स थे, मैंने उन सारी चीज़ों को बताया। और अब हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करेंगे जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मैटर। तो बच्चों हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ मैटर। हमने मैटर को बहुत डिटेल से जाना, मैटर होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बने हुए कैसे होते हैं और क्या क्या चीज़ें उनके साथ होता है, वो सारी बातें हम लोगों ने करी अभी। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैटर। हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ मैटर। देखो बच्चों, हमारा जो मैटर है हमने उसको, यहाँ देखो, हमारा जो मैटर है हमने उसको बेसिकली पहले दो टाइप में कैटेगराइज करा, एक फिजिकली और एक केमिकली। देखो
कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके पास दो प्रॉपर्टी होता है। कितना? दो। कौन कौन सा? एक फिजिकल और एक केमिकल। सर फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? तो किसी ऑब्जेक्ट का रंग, रूप, कलर, टेक्सचर, पोस्टर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बताती हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, इंट्रामोलिकुलर लेवल पर बाउंडिंग कैसा है, वो चीज़ों के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ, कार्बोनेट के साथ। तो जो रिएक्शन जहाँ पर आ जाएगा वहाँ केमिकल प्रॉपर्टी, और जहाँ उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी मैटर को हमने पहले दो टाइप में कैटेगराइज करा, वन फिजिकल और अनदर केमिकल। जब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की तो क्लास 7 में भी पढ़े हुए थे हम लोग कि फिजिकली मैटर को तीन टाइप में कैटेगराइज किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां तक हम लोगों ने 7 में पढ़ा था। अभी बस दो चीज और आप याद रखिए, केवल तीन ही नहीं 5 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं हम इसको। एक और नया कौन सा है? प्लाज्मा, और नेक्स्ट है बीईसी, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, जो आपके इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के कंबाइंड एफर्ट के बाद ये स्टेट पाया गया था। उसके बाद देखो फिर केमिकली हम लोग सब्सटेंस को दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक को हम कहेंगे प्योर और एक को कहेंगे इम्प्योर। समझ में आ रही है बात? इन सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। एक एक करके पहले हम लोग सॉलिड को पढ़ेंगे, फिर लिक्विड को पढ़ेंगे, फिर गैस को पढ़ेंगे, फिर प्लाज्मा को पढ़ेंगे। आपके लिए नया होगा हॉट आयोनाइज्ड गैस, गैसियस फॉर्म को जब हम और ज़्यादा गर्म कर देते हैं, आयोनाइज करते हैं, तब वो कौन सा स्टेट होता है? प्लाज्मा का। और बीईसी होता है जब हम बहुत कम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करके किसी पार्टिकल को एक अलग स्टेट में ले जाते हैं, तो वहाँ एक स्टेट बन के आता है, दैट इज बीईसी। और फिर केमिकली हम लोग पढ़ेंगे प्योर और इम्प्योर। ये आपके डे टू डे लाइफ वाले प्योर इम्प्योर से अलग होगा, है ना। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब कुछ और इम्प्योर का मतलब कुछ और। देखो अभी तुम जो पानी पीते हो तो तुम्हारे लिए वो प्योर है तभी तो पी रहे हो, लेकिन केमिस्ट्री में वो प्योर नहीं है। केमिस्ट्री में वो कंटामिनेटेड है। कारण है कि उसके अंदर अलग अलग मिनरल्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे आर्सेनिक है, बहुत सारे आयरन के मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री में प्योर का मतलब वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, उसमें केवल एक टाइप का होना चाहिए। अगर वाटर की बात की जा रही है तो ओनली H2O बस। समझ में आ रहा है? चलिए इन सारे चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक एक करके बहुत बढ़िया से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सारे दोस्तों के बीच में इस चैनल को शेयर करिए ताकि और भी लोग जुड़ें और इसके साथ उनको भी फ़ायदा मिले। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।